क्या हो रहा है? अंकल मनोहर, आकर बैठ जाए। मैं आपको अपने बॉयफ्रेंड रणवीर से मिलवाता हूँ। ये हितेश के पिता हैं, आप उन्हें अंकल मनोहर कह सकते हैं। लीना मनोहर और दूसरे व्यक्ति को अपने पास ले आया और उनका परिचय कराया। अंकल मनोहर, नमस्ते। रणवीर भी विनम्रता से खड़ा हुआ और उनका अभिवादन किया। युवा मास्टर रणवीर वास्तव में एक होनहार युवक है। कृपया बैठ जाए। मनोहर ने अपना रवैया बहुत कम कर लिया, अन्यथा आज की घटना के बाद मनोहर शायद रणवीर जैसे किसी व्यक्ति की ओर देखता भी नहीं। अब मुझे अपना रुख कम करना होगा। अंकल मनोहर, आप बहुत विनम्र हैं। मैं अभी भी आपसे कमतर हूँ, युवा मास्टर, रणवीर ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा। मनोहर का चेहरा थोड़ा बदसूरत हो गया, लेकिन वह गुस्सा नहीं हुआ। रणवीर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं बात को घुमा फिराकर नहीं बोलूंगा। मैं आज यहाँ मुख्य रूप से उस मामले को सुलझाने आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि रणवीर दयावान होंगे और मेरी मदद करेंगे। मनोहर शांत हो गया और आगे बोला। अंकल मनोहर, आपके लिए ये कहना आसान है, लेकिन मेरी दुकान तोड़ दी गई और मैं लगभग 1 दिन तक पुलिस स्टेशन में रहा। रणवीर खड़ा हुआ और मनोहर के लिए एक कप चाय डाली और धीरे से कहा, मैं समझता हूँ, मैं आपके सभी नुकसान की भरपाई करूंगा। ये रहा 200,000 रुपये। यह रणवीर के मानसिक नुकसान के लिए मेरा मुआवजा है। क्या आपको लगता है कि यह ठीक है? मनोहर ने चाय की चुस्की लेने के बाद एक बैंक कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। 2 लाख। रणवीर ने अपनी भौहें उठाईं और आगे नहीं बोला। क्या होगा अगर मैं तुम्हें अपनी दुकान की मरम्मत के लिए 100,000 रुपये और दूं, साथ ही तुम्हारे कर्मचारियों की मानसिक क्षति के लिए मुआवजा भी दूं? मनोहर ने आगे कहा, दरअसल सभी जानते थे कि कर्मचारियों को मानसिक क्षति के लिए किसी मुआवजे की जरूरत नहीं है, इसलिए उसने रणवीर को 100,000 रुपये और दे दिए। ठीक है अंकल मनोहर, चूंकि तुमने ऐसा कहा है तो चलो इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी चीजें फिर से नहीं होंगी। रणवीर ने बैंक कार्ड उठाया और मनोहर से 100,000 रुपये का हस्तांतरण स्वीकार किया और मनोहर से कहा, चिंता मत करो, ये फिर से नहीं होगा। मनोहर ने ये कहा और हितेश के साथ चला गया। खाना ऑर्डर करो, मैं आज इसका इंतजाम कर दूंगा। रणवीर ने अपने हाथ में बैंक कार्ड को छेड़ा और गर्व से लीना से कहा, तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? क्या 3 लाख बहुत हैं? लीना ने रणवीर की ओर देखा और दुखी होकर कहा, ज्यादा नहीं, क्या मुझे कम मिल रहा है? रणवीर ने लीना को चौंक कर देखा। सच कहूं तो रणवीर के लिए 3 लाख वाकई काफी थे। ज्यादा नहीं, क्या तुम बेवकूफ हो? अगर वे इस मामले को दूसरे माध्यमों से सुलझाते हैं तो कम से कम 500,000 रुपये खर्च होंगे और इसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मनोहर व्यक्तिगत रूप से आएंगे और मैं तुम्हें याद दिलाना नहीं चाहती थी। लीना ने अपना चेहरा ढांकते हुए कहा, क्या ऐसा है? रणवीर नाराज दिखीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लाख बुरा नहीं है। ठीक है, मुझे आज ही व्यवस्था करने दो। आखिरकार ये सब मेरे कारण ही हुआ है, बस इसे मेरी माफ़ी समझो। लीना ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके अलावा तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, मैं तुम्हें खाने का खर्च कैसे दे सकता हूँ? रणवीर ने भौहें चढ़ाकर मजाक किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अहंकारी होगे। लीना अपनी बात कह ही रही थी कि अचानक उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? हा, रणवीर हंसा। जाओ, वहां जाकर बैठो। लीना ने झुंझलाहट में रणवीर के स्टूल पर लात मारी और रणवीर के पास खड़े होकर सामने बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। खाने पीने के बाद रणवीर खुशी खुशी कॉस्मेटिक्स की दुकान पर लौट आया। सिस्टम, आज जो हुआ वह वाकई स्टोर के कर्मचारियों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। क्या हमें उन्हें कुछ भौतिक सुख सुविधाएं भी नहीं देनी चाहिए? मेज़बान का अनुरोध वाजिब है और कुछ हद तक भौतिक सुख सुविधाएं दी जा सकती हैं। 5,000 प्रति व्यक्ति के बारे में क्या ख्याल है? रणवीर ने मतलबी अंदाज में कहा। मेज़बान का अनुरोध अनुचित है और उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। क्या 3,000 के बारे में? मेज़बान का अनुरोध अनुचित है और उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। हे भगवान, ऐसा नहीं हो सकता, फिर 1,000 ही काफ़ी होंगे। मेज़बान का अनुरोध उचित है, मंजूरी दी गई। रणवीर ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से 1,000 मंजूरी मिल गई, वरना यह मामला विफल हो जाता। दुकान पर वापस आकर रणवीर ने तुरंत सभी को एक साथ इकट्ठा किया। मैंने आज का मामला सुलझा लिया है। आप सभी कुछ हद तक डरे हुए होंगे, इसलिए मैंने आप सभी को मानसिक क्षति के रूप में 1,000 रुपये देने का फैसला किया है। सभी ने असमंजस में एक दूसरे को देखा और फिर खुशी से हंस पड़े। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रणवीर अभी भी उनके बारे में सोच रहा था। फिर रणवीर ने प्रत्येक व्यक्ति को 1,000 रुपये दिए, जो कुल मिलाकर 7,000 रुपये थे, और सिस्टम से 14,000 रुपये प्राप्त किए। रणवीर फिर खुशी खुशी कार्यालय लौट आया।
कुछ गणना करने के बाद उसने पाया कि अब उसके हाथ में लगभग 350,000 रुपये हैं। कुछ दिनों में वेतन मिलने का समय आ जाएगा। उसके बाद उसे और 70,000 या 80,000 रुपये मिलेंगे, जो उसकी मां की सर्जरी के लिए पर्याप्त होंगे। ये सोचकर रणवीर बेहद खुश हुआ। एक एक करके दिन बीतते गए। इस दौरान रणवीर ने एक और हॉलिडे लॉटरी आयोजित की और सिस्टम से 7 कैशबैक प्राप्त किए। अब वह सिस्टम को अपग्रेड करने से केवल 6 कैशबैक दूर था। आज वेतन का दिन है और रणवीर खुशी खुशी अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर स्टोर की ओर जाता है। सभी लोग जल्दी से यहाँ आएं, अपना वेतन पाने का समय आ गया है। रणवीर ने स्टोर में प्रवेश करते ही चिल्लाया। विजय को छोड़कर सभी लोग खुशी खुशी इकट्ठा हो गए, जो बिना हिले डुले रहा। चलो चलें विजय, अपना वेतन पाने का समय आ गया है। नीलिमा ने विजय को चलते हुए देखकर कहा। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मुझे जल्दी नहीं है। विजय ने अजीब तरह से अपने हाथ हिलाए। उसे यह कहते हुए शर्मा रही थी कि उसे अभी भी रणवीर का 2 साल का वेतन देना बाकी है। रणवीर ने फिर सभी वेतन का भुगतान किया और सिस्टम से नकद छूट प्राप्त की, जिसने उसे सिस्टम को अपग्रेड करने और ये पूछने के लिए भी प्रेरित किया कि क्या वह अब ऐसा करना चाहता है। रणवीर ने मना कर दिया। उसने कार्यालय लौटने के बाद अपग्रेड करने की योजना बनाई। अच्छी चीज़ों के लिए इंतजार करना उचित होता है। थोड़ी देर तक बातचीत करने के बाद सभी अपने काम पर लौट आए और रणवीर कार्यालय लौटने वाला था। भाई रणवीर, विजय ने रणवीर को पुकारा। क्या गड़बड़ है विजय, क्या कुछ गड़बड़ है? रणवीर ने हैरान होकर पूछा। मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, विजय ने झिझकते हुए कहा। कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि क्या चल रहा है। रणवीर ने फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और विजय को 3,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिए। आपका मूल वेतन 6,000 रुपये था और अब मैं आपको 3,000 रुपये प्रति माह देता हूँ। इस मामले में आपको मुझे 4 साल तक वापस भुगतान करना होगा। आपको इस बारे में कैसा लगता है? रणवीर ने कहा। धन्यवाद भाई रणवीर, आप जानते हैं कि मेरा परिवार बहुत अमीर नहीं है। जिस दिन मुझे नौकरी मिली, मैंने अपने माता पिता से कहा कि अब उन्हें मुझे रहने का खर्च देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, इसलिए अब मेरे पास हर महीने खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं। विजय ने रणवीर को समझाया। हाँ, मुझे पता है, 3,000 प्रति माह पर्याप्त होना चाहिए। मेरे पास अभी भी काम है, आप आगे बढ़ें और अपना काम करें, अपना सर्वश्रेष्ठ करें। ये कहने के बाद रणवीर जल्दी से वापस कार्यालय चला गया। उसे नहीं पता था कि इस समय विजय इतना भावुक हो गया था कि वह लगभग रो पड़ा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर उसकी इतनी परवाह करेगा। सिस्टम, जल्दी करो, अपग्रेड करो। रणवीर ने ऑफिस लौटने के बाद उत्सुकता से सिस्टम से कहा। डिंग दी होस्ट, क्या आप अभी सिस्टम अपग्रेड करना चाहेंगे? अपग्रेड करो, जल्दी से अपग्रेड करो। डिंग, सफलतापूर्वक अपग्रेड करने के लिए होस्ट को बधाई। सिस्टम प्रॉम्प्ट ध्वनि के साथ रणवीर ने अपनी आंखों के सामने एक तेज रोशनी चमकती हुई महसूस की। तेज रोशनी चमकने के बाद रणवीर ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन कोई बदलाव महसूस नहीं किया। अरे भाई सिस्टम, हमने क्या अपग्रेड किया? डिंग, होस्ट ने सिस्टम को संस्करण 0.2 में अपग्रेड कर दिया है। खर्च प्रतिपूर्ति फंक्शन चालू हो गया है। जब होस्ट कोई खरीदारी करता है तो सिस्टम होस्ट द्वारा खर्च किए गए सभी पैसे वापस कर देगा। कोई उपहार की अनुमति नहीं है और कोई अचल संपत्ति या कार खरीदने की अनुमति नहीं है। ये खपत तक सीमित है और मासिक सीमा केवल 1 मिलियन रुपये है। सिस्टम प्रॉम्प्ट बजते ही रणवीर बेहद उत्साहित हो गया। हालांकि मैं अब काफ़ी अमीर हो गया हूं, फिर भी मैं पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार कई जगहों पर पैसे की ज़रूरत होती है। अब जब सिस्टम इस स्थिति में अपग्रेड हो गया है तो यह वाकई बहुत बढ़िया है। फिर रणवीर खुशी खुशी ऑफिस से बाहर चला गया। जिया, मेरे साथ बाहर आओ। रणवीर ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई और जिया को बाहर ले जाने का फैसला किया। आखिरकार अकेले बाहर जाकर पैसे खर्च करना बहुत उबाऊ होगा। हम कहाँ जा रहे हैं? जिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और उलझन में पूछा। चलो कुछ पैसे खर्च करते हैं, रणवीर ने गर्व से कहा और फिर बाहर चला गया। जिया के पास जल्दी से पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम कहाँ जा रहे हैं? जिया ने बाहर आने के बाद पूछा। मुझे भी नहीं पता, सोचो कि तुम कहाँ जाना चाहती हो। आज मैं तुम्हें सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए बाहर ले जा रहा हूँ, रणवीर ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद कहा। क्या ये डेट है? जिया ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि आवाज बहुत धीमी थी, फिर भी रणवीर ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। यह मुझे लगता है। चलो ठीक है, तो चलो वांडा प्लाजा चलते हैं। वहाँ टहलना और खाना खाना कैसा रहेगा? जिया ने कुछ देर सोचने के बाद रणवीर से कहा। ठीक है, चलो। रणवीर ने अपने स्कूटर की पिछली सीट थपथपाई और जिया ने भी ऐसा ही किया।
वे दोनों स्कूटर पर सवार होकर वांडा पहुंचे। लगभग आधे घंटे के बाद दोनों वांडा पहुंचे। रणवीर ने इलेक्ट्रिक कार पार्क करने के बाद जिया को वांडा ले गया। सिस्टम, क्या दूसरों के लिए कपड़े खरीदना उपभोग माना जाता है? रणवीर ने कार से उतरने के बाद मन ही मन पूछा। रणवीर को इसका एहसास तब हुआ जब वह अपनी बाइक से यहाँ आया था। वह जिया को टहलने के लिए वांडा ले आया। लड़कियों का स्वभाव खरीदारी करना पसंद करना होता है और खरीदारी करते समय उन्हें स्वाभाविक रूप से कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, जैसे कपड़े, और वह जिया को खुद इसके लिए पैसे नहीं देने दे सकता। इसलिए वह रास्ते में बहुत डरा हुआ था। अगर सिस्टम दूसरों के लिए कपड़े खरीदने के लिए प्रतिपूर्ति नहीं करता तो वह शायद आज दोपहर बहुत सारा पैसा खर्च कर देता। थोड़ी देर बाद रणवीर खुशी से मुस्कुराया क्योंकि उसे सिस्टम से सकारात्मक जवाब मिला। कुछ छोटी चीज़ें खरीदना अभी भी संभव था, हालांकि सीमा केवल 200,000 थी। लेकिन 2 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। क्या हुआ, तुम किस बात पर हंस रहे हो? जिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई जब उसने रणवीर को अचानक हंसते हुए देखा और उलझन में पूछा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? चलो अंदर चलते हैं, आज जितना चाहो खर्च करो, मैं भुगतान करूंगा, रणवीर ने उदारता से कहा और फिर वे दोनों अंदर चले गए। 2 घंटे से अधिक की खरीदारी के बाद रणवीर पूरी तरह से समझ गया कि लड़कियों की खरीदारी करने की क्षमता कितनी मजबूत है। रणवीर लगभग थक गया था, लेकिन जिया अभी भी बहुत दिलचस्पी ले रहा था। रणवीर ने भी अपने कपड़े बदल लिए। जैसा कि कहावत है, कपड़े आदमी को बनाते हैं और काठी घोड़े को बनाती है। अपने कपड़े बदलने के बाद रणवीर को वास्तव में यंग मास्टर रणवीर जैसा महसूस हुआ। जिया, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाते हैं, रणवीर ने बेजान होकर कहा। बॉस, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो कुछ खाते हैं, वहाँ एक रेस्तरां है जो स्वादिष्ट भोजन परोसता है, जिया ने ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो चलो ऊपर चलते हैं और कुछ खाते हैं। फिर वे दोनों ऊपर गए और रेस्तरां में चले गए। नमस्ते सर, स्वागत है। एक खूबसूरत युवती ने तुरंत रणवीर और उसके साथियों को देखकर उनका अभिवादन किया। उसके मार्गदर्शन में दोनों ने बैठने के लिए जगह ढूंढी। ऐसा लगता है कि यह पोशाक वास्तव में महत्वपूर्ण है, रणवीर ने बैठने के बाद बड़बड़ाया। आपका क्या मतलब है बॉस? जिया ने रणवीर की ओर देखा। हाँ, पिछली बार जब मैं इसी तरह के एक रेस्तरां में गया था तो मुझे मेरे खराब कपड़ों के कारण लगभग बाहर निकाल दिया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बार मेरे साथ इतना गर्मजोशी से व्यवहार किया जाएगा। रणवीर ने यह बात खुद का मजाक उड़ाते हुए कही। जिया ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली। नहीं, किस तरह का रेस्टोरेंट? क्या यह इतना ज़्यादा है? हाँ, इसका जिक्र मत करो। उस व्यक्ति को वह सज़ा मिल चुकी है जिसके वह हकदार है। रणवीर मुस्कुराए और फिर उसने फिर से इसका जिक्र नहीं किया। बॉस, देखो कि तुम क्या खाना पसंद करोगे। जिया ने मेन्यू लिया और उसे रणवीर को थमा दिया। तुम ऑर्डर करो, मैं कुछ भी परोसने को तैयार हूँ। साथ ही अब मुझे बॉस मत कहो, यह अजीब लगता है। रणवीर ने सिर हिलाया और कहा, तो मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह बेहद आकर्षक लग रही थी। बस मुझे रणवीर कहो, रणवीर ने चुपचाप कहा। ठीक है रणवीर, जिया ने मुस्कुराते हुए रणवीर कहा और फिर खाने का ऑर्डर देना शुरू कर दिया। ऑर्डर करने के बाद दोनों ने रेस्टोरेंट में चीज़ों के बारे में बात की। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे व्यंजन ऊपर आए। जैसे ही दोनों खाना शुरू करने वाले थे, उन्होंने अचानक एक ऐसी आवाज़ सुनी जिससे रणवीर को उल्टी आ गई। अरे, क्या ये यंग मास्टर रणवीर नहीं है? हितेश धीरे धीरे बगल से बाहर आया। उसके साथ 2 महिला साथी थीं। ये वास्तव में आपको परेशान कर रहा है, रणवीर ने फुसफुसाया, फिर अपना सिर उठाया और हितेश की ओर देखा। क्यों? क्या यंग मास्टर हितेश भी यहाँ खाने के लिए आ रहे हैं? हाँ, लेकिन मैं मिस्टर रणवीर जितना अच्छा नहीं हूँ। वह वास्तव में अपने साथ एक महिला स्टार लाया है। ऐसा लगता है कि आप अमीर हैं। मेरे पिताजी ने आपको 200,000 रुपये दिए हैं और आप इसे खर्च करने के लिए एक महिला स्टार खोजने का इंतजार नहीं कर सकते। हितेश ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, रणवीर और दूसरे व्यक्ति की तस्वीर ली और फिर धीरे से कहा, आप क्या कर रहे हैं? आप हमारी तस्वीरें क्यों ले रहे हैं? जिया ने जब ये देखा तो वह खड़ी हो गई और गुस्से से चिल्लाई, मैं तुम्हारी तस्वीरें क्यों ले रही हूँ? अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हारा नाम जिया है ना? तुम्हें नहीं पता कि तुम एक बड़ी स्टार हो। हमारे यंग मास्टर रणवीर की एक गर्लफ्रेंड है और वह लीना है, जो हमारे शहर के मशहूर लिंग ग्रुप की सबसे बड़ी बेटी है। मैं लीना को दिखाने के लिए तस्वीरें ले रही हूँ, हितेश ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे लगा कि उसने आखिरकार रणवीर का हैंडल पकड़ लिया है। लीना को यह फोटो भेजने के बाद रणवीर के बॉयफ्रेंड के तौर पर उसका समय खत्म हो जाएगा। फिर उसके पास एक और मौका होगा। हितेश ने यह सोचकर खुशी से मुस्कुराया। तुम बेवकूफ़ की तरह क्यों मुस्कुरा रहे हो?
अगर तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है तो रास्ते से हट जाओ और जब हम खा रहे हों तो हमें परेशान मत करो, रणवीर ने हितेश को घूरते हुए कहा। रणवीर को इस बात का डर नहीं था कि हितेश लीना को तस्वीरें भेज देगा। ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं कि उसका और लीना का कोई रिश्ता नहीं था। अगर उनका वाकई कोई रिश्ता था भी तो भी वह और जिया सिर्फ खाना खा रहे थे। डरने की क्या बात थी? मिस्टर हितेश, ये कौन है? यह इतना घमंडी क्यों है? हितेश के साथ आई महिला साथी ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा। हितेश ने बिना कुछ कहे अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, फिर उन दोनों को एक टेबल पर ले जाकर बैठ गया। ठीक है जिया, खाओ, तुम तो बस एक जोकर हो। रणवीर मुस्कुराया, चॉपस्टिक की एक जोड़ी उठाए और जिया को थमा दी। जिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चॉपस्टिक उठाए और चुपचाप खाना शुरू कर दिया, जैसे कि उसे किसी बात की चिंता हो। 3 बार शराब पीने के बाद जिया ने अपना सिर उठाया और रणवीर की ओर देखा, लेकिन इस नज़र ने रणवीर को पूरी तरह से घबरा दिया। हाँ, क्या बात है जिया, क्या खाना तुम्हें पसंद नहीं है? तुम क्यों रो रही हो? रणवीर ने जिया की लाल आंखें देखीं और जल्दी से पूछा। मैंने सोचा, क्या यहाँ का खाना इतना खराब है? इसने जिया को रुला दिया, लेकिन मुझे इसका स्वाद ठीक लगा। तुम वाकई लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी के बॉयफ्रेंड हो। जिया ने अपने आंसू पोंछे और झिझकते हुए कहा। क्या तुम इस बारे में बात कर रहे हो? यह एक लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। रणवीर ने पानी का एक घूंट पीने के बाद कहा। वास्तव में मैं नहीं हूँ। रणवीर जिया के करीब गया और उसके कान में फुसफुसाया। ये सुनते ही जिया हंस पड़ी। हाँ, इस छोटी लड़की को क्या हो गया है? सीधे सादे आदमी रणवीर ने मन ही मन शिकायत की, लेकिन मन में सवाल नहीं पूछा। अगर कोई आम लड़का इस तरह का नज़ारा देखता तो उसे सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता, लेकिन रणवीर के लिए तो बस संदेह ही बचा था। थोड़ी देर बाद रणवीर और दूसरे व्यक्ति ने अपना खाना खत्म कर लिया और फिर वह जिया को वापस कॉस्मेटिक्स की दुकान पर ले गया। रणवीर अपने बिस्तर पर संतुष्ट होकर लेटा हुआ था और अपने वर्तमान जीवन के बारे में सोच रहा था। हालांकि वह बहुत संतुष्ट था, लेकिन रणवीर अभी भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि उसके पास अभी भी काफ़ी महत्वाकांक्षाएं थीं। अब जब उसने सिस्टम जैसा जादुई उपकरण प्राप्त कर लिया है तो उसे इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए और अपने जीवन के शिखर पर पहुंचना चाहिए। सिस्टम, क्या मैं कुछ और स्टोर खोल सकता हूं? रणवीर ने इसके बारे में सोचा और फिर सिस्टम से पूछा। ठीक है। सिस्टम से सकारात्मक उत्तर मिलने के बाद रणवीर ने ये सोचने का फैसला किया कि किस तरह का स्टोर खोलना है। हालांकि उसके पास वर्तमान में लगभग 300,000 रुपये थे, इसलिए उसने पहले अपनी मां की सर्जरी का भुगतान करने का फैसला किया। सबसे ज़रूरी काम था अपनी मां का जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाना। ये सोचते हुए रणवीर बाहर चला गया और अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अस्पताल चला गया। डॉक्टर, रणवीर डॉक्टर के दफ्तर के दरवाजे पर गया और धीरे से आवाज़ लगाए। अरे मिस्टर रणवीर, जल्दी से अंदर आ जाओ। डॉक्टर एक बुजुर्ग डॉक्टर हैं और रणवीर की मां के अटेंडिंग फिजिशियन भी हैं। उनका रणवीर के प्रति हमेशा अच्छा रवैया रहा है और उन्हें उन पर दया भी आती है। डॉक्टर, मैं आज यहाँ अपनी मां की सर्जरी के बारे में आपसे चर्चा करने आया हूँ। रणवीर ने सीधे मुद्दे पर कहा। सर्जरी हो गई है, क्या आपने पैसे जमा कर लिए हैं? डॉक्टर ने अपना सिर उठाया और उलझन में रणवीर को देखा। उन्हें पता था कि रणवीर अभी भी कॉलेज में है और यह पहले से ही बहुत अच्छा था कि वह हर महीने अपनी मां के मेडिकल खर्च का वहन कर सकता था। अब उसने मेडिकल खर्च के लिए वास्तव में पर्याप्त पैसे जुटा लिए थे। बच्चे, क्या तुमने कोई चक्कर नहीं लगाया? डॉक्टर ने रणवीर से गंभीरता से कहा। नहीं, तुम बहुत सोचते हो। मैं अब कॉलेज नहीं जा रहा हूँ। मैंने अब एक स्टोर खोल लिया है और व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। रणवीर ने मुस्कुराते हुए अपना सिर खुजलाया और डॉक्टर से कहा, ठीक है, तो जाओ और सर्जरी की फीस चुकाओ। मैं तुम्हें एक नुस्खा लिख दूंगा। मैं तुरंत सर्जरी की व्यवस्था करूंगा। डॉक्टर लियू धीरे धीरे चलते हुए बोले। वह रणवीर के पास गए और धीरे से उनके कंधे पर थपथपाया। बेटा, तुमने बहुत मेहनत की है। डॉक्टर पारंपरिक विचारों वाले व्यक्ति हैं। उनका हमेशा से मानना रहा है कि ज्ञान भाग्य बदल सकता है। इसलिए उन्हें लगता है कि रणवीर ने अपनी पढ़ाई छोड़कर बहुत बड़ा त्याग किया होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यह मुश्किल नहीं है, रणवीर ने हंसते हुए कहा, फिर फीस चुकाने के लिए बाहर चले गए। डॉट 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 ऑपरेशन कल दोपहर के लिए निर्धारित है, लेकिन मुझे आपको पहले ही बता देना है कि हालांकि ऑपरेशन मुश्किल नहीं है, फिर भी इसमें कुछ जोखिम है। अगर डॉक्टर ने बात जारी नहीं रखी। हाँ, मुझे पता है डॉक्टर, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ अब इस तरह झूठ बोले। करो, रणवीर ने मुश्किल से कहा। जब दोनों बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ लीना को हितेश द्वारा भेजी गई तस्वीरें पहले ही मिल चुकी थीं। वह फोटो में मौजूद 2 लोगों को घूर रही थी, खासकर जब रणवीर बात करने के लिए जिया के कान के पास झुकी। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस पल की तस्वीर भी हितेश ने खींची होगी।
शूटिंग एंगल की वजह से ऐसा लग रहा था मानो रणवीर जिया को चूमने जा रही है। लीना को नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत था। उसे अपने दिल में एक खटास महसूस हुई, जैसे कि बचपन में उसका पसंदीदा खिलौना किसी और ने छीन लिया हो। लीना ने अपना फ़ोन नीचे रखा और तस्वीरें डिलीट कर दीं। जैसा कि कहावत है, आंखों से ओझल, मन से भी ओझल। फिर वह पागलों की तरह अपने काम में लग गई। समय तेजी से बीत गया और अगले दिन दोपहर हो गई। रणवीर ऑपरेटिंग रूम के बाहर उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। रणवीर अपने हाथों को आपस में जोड़े हुए कुर्सी पर बैठा था। जैसे ही ऑपरेटिंग रूम की लाइट बंद हुई, डॉक्टर धीरे धीरे और थके हुए बाहर निकले और रणवीर ने उनका अभिवादन करने के लिए जल्दी से खड़े हो गए। कैसे हो डॉक्टर लियू? ठीक है, ऑपरेशन सफल रहा। कुछ और दिनों की निगरानी के बाद आपको अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। आप कल दोपहर के आसपास जाग जाएंगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए रणवीर से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। रणवीर ने डॉक्टर को उत्साह से गले लगाया और डॉक्टर ने भी रणवीर की पीठ को धीरे से थपथपाया। रणवीर विशेष रूप से उत्साहित थे जब उन्होंने सोचा कि उनकी मां, जो लंबे समय से कोमा में थी, अंततः जाग सकेंगी। लेकिन जब रणवीर ने सोचा कि उसने घर में क्या गड़बड़ कर दी है और उसकी मां उसके बारे में क्या कहेगी, तो उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। अपनी मां को वापस वार्ड में भेजने और नर्स से उसकी देखभाल करने के लिए कहने के बाद रणवीर जल्दी से अपने घर वापस आ गया। हालांकि जब उसने घर में प्रवेश किया और देखा कि कमरे में जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो रणवीर को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरू करें। सिस्टम, मैं समझता हूँ, मेजबान एक नानी रख सकता है। आखिरकार मेजबान मालिक है, इसलिए एक रखने लायक है। जब रणवीर ने ये सुना तो वह सिस्टम को बाहर निकालना और उसे एक बड़ा चुंबन देना चाहता था। फिर उसने एक हाउसकीपिंग कंपनी का फ़ोन नंबर देखने के लिए 114 पर कॉल किया। हेलो, दूसरी तरफ से एक मीठी आवाज़ आई। हेलो, मैं एक नानी रखना चाहता हूं जो मुख्य रूप से घर की सफाई और मेरी मां की देखभाल के लिए जिम्मेदार होगी। रणवीर ने सीधे मुद्दे पर कहा। ठीक है, आपको किस समय में इसकी ज़रूरत है और कब? मुझे अभी चाहिए, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। बस जब भी आपको सुविधा हो आ जाए, रणवीर ने बाद में कहा। ठीक है, तो कृपया अपना पता छोड़ दें और हम जल्द से जल्द आपके लिए इसकी व्यवस्था करेंगे। समय आने पर नानी आपसे फ़ोन पर संपर्क करेंगी। दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति ने विनम्रता से उत्तर दिया। फिर रणवीर ने अपना पता छोड़ा और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। लेकिन लगभग आधे घंटे बाद ही एक फ़ोन आया। दोनों पक्षों के बीच कुछ देर तक बातचीत होने के बाद नानी रणवीर के पास पहुंची। दरवाजे पर दस्तक हुई और रणवीर ने उठकर दरवाज़ा खोला। उसने देखा कि एक युवती थी। वह युवती और महिला क्यों थी? क्योंकि रणवीर ने देखा कि उसने शादी की अंगूठी पहनी हुई थी। हाउसकीपिंग, है ना? आइए, कृपया अंदर आइए। रणवीर ने फिर आगंतुक को घर में आने दिया। हालांकि श्वेता वहीं खड़ी रही और कमरे में देखती रही। हा, ओम, मुझे माफ़ करें, ये थोड़ा गंदा है, अन्यथा मुझे इतनी जल्दी बेबीसिटर की ज़रूरत नहीं पड़ती। रणवीर ने समझा और शर्मिंदगी में अपना सिर खुजलाया। कोई बात नहीं, मैं यही करती हूँ। श्वेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन घर में चली गई, अपना कोट उतारा और सामान पैक करना शुरू कर दिया। ओम, क्या आपके पास कोई विशेष कौशल है? चलो वेतन के बारे में बात करते हैं। रणवीर ने श्वेता को रोका और फिर बोला। ठीक है, मैं महंगा नहीं हूँ, श्वेता ने झिझकते हुए कहा। रणवीर ने अपना चेहरा ढक लिया। उसका मतलब यह नहीं था। सीधे शब्दों में कहें तो उसे डर था कि यह बहुत सस्ता होगा। क्या आपके पास कोई विशेष कौशल है? रणवीर ने फिर पूछा। मेरे पास वास्तव में कोई विशेष कौशल नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से घर की सफाई कर सकता हूँ और मैं निश्चित रूप से आपकी माँ की अच्छी देखभाल कर सकता हूँ। श्वेता ने आश्वासन दिया। नहीं, कोई विशेषता सोचो, मुझे जल्दी से बताओ, कुछ भी चलेगा। रणवीर ने जल्दी से कहा जब उसने सुना कि यह स्वीकार्य नहीं था। तो क्या स्वादिष्ट भोजन पकाने में सक्षम होना एक विशेष कौशल माना जाता है? श्वेता ने भ्रम में लंबे समय तक सोचने के बाद कहा। गणना करो, रणवीर ने कहा और फिर सिस्टम से कहा। सिस्टम, यहाँ का भोजन स्वादिष्ट होना चाहिए और वह अच्छी भी दिखती है। मेरा घर हर दिन इतना गंदा रहता है, ये बहुत थका देने वाला होगा और मुझे अपनी माँ की देखभाल भी करनी है, ये बहुत कठिन है। 10,000 प्रति माह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? रणवीर ने कहा, लेकिन वह जानता था कि 10,000 असंभव है, लेकिन उसके पास अब पैसे की बहुत कमी थी, इसलिए वह अभी भी इसे आजमाना चाहता था। डिंग, मेज़बान का अनुरोध अनुचित है और कीमत बहुत ज़्यादा है। 6,000 के बारे में क्या? दीदी, मेज़बान का अनुरोध उचित है। सिस्टम की मंजूरी मिलने के बाद रणवीर ने श्वेता की ओर देखा। क्या 6,000 प्रति माह स्वीकार्य है? 6,000? क्या तुम मजाक कर रहे हो? श्वेता ने चौंक कर अपना मुंह खोला और उलझन में रणवीर की ओर देखा। क्या ये बहुत कम है? रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे लगा कि यह थोड़ा बहुत कम है।
उसने सोचा कि अगर यह काम नहीं करता है तो वह खुद ही कुछ और जोड़ सकता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा। श्वेता ने बार बार अपने हाथ हिलाए, जिससे पता चलता है कि श्वेता कितना यथार्थवादी है। हा, क्या हो रहा है? मुझे लगा कि यह कम है। ठीक है, यह ज़्यादा नहीं है। जब तक आप मेरी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, बस इतना ही। रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। ये भी काम नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा हैं। श्वेता ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा। यह देखा जा सकता है कि श्वेता अभी भी भावुक थी, लेकिन वह हमेशा खुद को अयोग्य महसूस करती थी। ठीक है, ठीक है, बात करना बंद करो। मेरी माँ को कल अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। तुम्हें आज मेरे लिए घर साफ करना होगा। तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। अब वेतन का जिक्र मत करो। बस इतना ही। रणवीर ने अधीर होने का नाटक करते हुए अपना हाथ हिलाया। जब श्वेता ने ये देखा तो वह उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई, ये सोचकर कि उसे आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल गया है। उसके पिछले नियोक्ता या तो बहुत ज़्यादा नखरे करते थे या उसका वेतन काटने के लिए हर तरह के तरीके आजमाते थे। ठीक है, फिर मैं सफाई शुरू कर दूंगा। श्वेता ने एक पल सोचा और सिर हिलाया। ठीक है, मैं पहले बाहर जाऊंगा। मुझे वहाँ कुछ काम करना है। ये घर की चाबी है। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चाबी है। पहले इसे ले लो। ये कहकर रणवीर वहाँ से चली गई। श्वेता अपने हाथ में गर्म चाबी लिए खड़ी थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मेरे पूर्व बॉस का परिवार चाहे कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, घर पर हमेशा कोई न कोई मुझ पर नज़र रखता था, मानो उसे डर हो कि मैं कुछ चुरा लूँ। अविश्वास का वह एहसास बहुत असहज था। फिर उसने इसके बारे में और कुछ नहीं सोचा और जल्दी से अपनी आस्तीनें चढ़ाईं और काम पर लग गया, बहुत उत्साह से काम कर रहा था। डॉट 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 रणवीर के बाहर जाने के बाद उसने लीना को फ़ोन किया। क्या हुआ? तुम्हें मुझे फ़ोन करने का समय कैसे मिल गया? लीना ने फ़ोन उठाने के बाद व्यंग्यात्मक ढंग से कहा। क्या तुम्हारे पास समय है? चलो साथ में खाना खाते हैं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रणवीर ने कहा। रणवीर ने लीना के स्वर में सवाल नहीं सुना। समय नहीं है। लीना तुरंत क्रोधित हो गई। ये कहने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। क्या हो रहा है? ऐसा लगता है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, रणवीर ने चुपचाप कहा, फिर फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। नीचे चलने के बाद रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अचानक चिल्लाया, किसने मेरी इलेक्ट्रिक बाइक चुरा ली? मैंने देखा कि नीचे की जगह जहां रणवीर ने मूल रूप से अपनी इलेक्ट्रिक बाइक खड़ी की थी, अब खाली थी। वह घर जाने और घर की सफाई करने की जल्दी में था और ऐसा लग रहा था कि वह अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को लॉक करना भूल गया था। मैं हार मानता हूँ, हे भगवान। रणवीर जमीन पर बैठ गया, रोना चाहता था लेकिन आंसू नहीं थे। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिक बाइक थी, लेकिन अगर वे पुलिस को बुलाते भी तो शायद वे इसे नहीं ढूंढ पाते। इसलिए कुछ देर असहज महसूस करने के बाद रणवीर ने इसकी परवाह करना बंद कर दिया। वह समुदाय के गेट पर गया, एक टैक्सी बुलाई और अस्पताल चला गया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि उसकी मां शायद कल तक न उठे, फिर भी रणवीर ने अब से उसके साथ रहने का फैसला किया। वह अपनी मां को पहली बार उठते ही देखना चाहता था। वार्ड में पहुंचने के बाद रणवीर ने अपनी थकी हुई मां को बिस्तर पर लेटा हुआ देखा और वह दुखी होने से खुद को रोक नहीं सका। अगर वह पहले पैसे कमा सकता तो उसकी मां को इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब बहुत देर नहीं हुई है। अगर पैसे न कमा पाने की वजह से उसकी मां को कुछ हो जाता है तो रणवीर शायद उसे जीवन भर कभी माफ़ नहीं करेगा। रणवीर ने तौलिया लिया, उसे गर्म पानी में भिगोया और फिर अपनी मां के शरीर को पोंछने के लिए उसे उठाया। इस तरह रणवीर अपनी मां के बिस्तर के पास ही रहा, जबकि दूसरी तरफ लीना पहले से ही गुस्से में था। उसने सोचा कि रणवीर उसे फिर से फ़ोन करके उसकी भावनाओं के बारे में पूछेगा, क्योंकि वह जानता था कि वह नाराज़ है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर ने बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। डॉट 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 अगली सुबह रणवीर अस्पताल के बिस्तर से नींद से जागा। वह वास्तव में पूरी रात अपनी मां के बिस्तर के सिरहाने सोया था। लेकिन जब रणवीर ने अपनी आंखें खोलीं तो उसने देखा कि उसकी मां उसे प्यार से देख रही है। मां, क्या तुम जाग रही हो? रणवीर ने उत्साह से कहा। हाँ, मैं बहुत पहले ही जाग गया था। ऐसा लग रहा था कि तुम गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। रणवीर फिर अपनी मां के शरीर पर लेट गया और फूट फूट कर रोने लगा। मां, तुम आखिरकार जाग गई। क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना याद किया? ठीक है, ठीक है, रोना बंद करो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो। मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। अगर यह रिश्तेदारी की भावना न होती तो मैं वास्तव में तुम्हें पहचानने की हिम्मत नहीं कर पाता, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि वह 10 साल से अधिक समय से कोमा में था और रणवीर एक बच्चे से वयस्क हो गया था। वैसे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? रणवीर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसके दिमाग में एक जाना पहचाना लेकिन अपरिचित चेहरा उभर आया।
वह इसलिए परिचित था क्योंकि वह रणवीर का पिता था, लेकिन वह इसलिए अपरिचित था क्योंकि उसके पिता की मृत्यु को 10 साल से ज़्यादा हो चुके थे। तभी रणवीर को एहसास हुआ कि उसे शायद ही याद हो कि उसके पिता कैसे दिखते थे। मेरे पिताजी बिजनेस ट्रिप पर हैं, रणवीर ने फिर झूठ बोला। इस बारे में सोचने के बाद उसने कुछ समय बाद अपनी माँ को बताने का फैसला किया। उसकी माँ अभी अभी जागी थी, इसलिए उसके लिए बेहतर होगा कि वह परेशान न हो। ये शैतान, सच में, जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई तब भी उसका बिजनेस ट्रिप पर जाने का मूड है। कोमल ने भौहें सिकुड़ी और फटकारते हुए कहा। रणवीर को समझ नहीं आया कि क्या कहे। रणवीर, चलो घर चलते हैं। मैं घर जाना चाहता हूँ। कोमल ने अपना सिर उठाया और रणवीर की ओर देखा। माँ, नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि आपको निरीक्षण के लिए कुछ और दिन अस्पताल में रहना होगा। रणवीर ने जल्दी से कहा। मुझे अस्पताल में क्यों रहना चाहिए? मैं अपने शरीर को अच्छी तरह से जानता हूँ। इसके अलावा यहाँ का वातावरण बहुत निराशाजनक है। मुझे ये पसंद नहीं है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। आज्ञाकारी बनो, कोमल ने फटकारते हुए कहा। रणवीर जानता था कि उसकी माँ पैसे खर्च करने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसकी माँ का निर्णय बदला नहीं जा सकता। ठीक है, तो चलो घर चलते हैं और मैं तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दिलवा दूंगा। रणवीर फिर वार्ड से बाहर चला गया और डॉक्टर के कार्यालय में आया। डॉक्टर लियू, मेरी माँ जाग रही है। सच में, ये बहुत अच्छा है, मैं जाकर देखूंगा। डॉक्टर लियू फिर वार्ड की ओर चल दिए। 1 मिनट रुकिए डॉक्टर लियू, मेरी माँ घर जाने पर जोर दे रही है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इससे कोई असर होगा? रणवीर ने शर्मिंदगी से कहा। घर जाना है? जरूर, एक परिचित माहौल भी मरीज के ठीक होने के लिए अनुकूल होता है। मुझे उसकी जांच करने दीजिए। अगर कोई समस्या नहीं है तो आप जाकर उसके लिए डिस्चार्ज प्रक्रियाएं संभाल सकते हैं। आपने कड़ी मेहनत की है और आज से आप आखिरकार आराम कर सकते हैं। डॉक्टर लियू ने एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, धन्यवाद डॉक्टर लियू। इसके लिए धन्यवाद देने की कोई बात नहीं है, ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है। फिर वे दोनों वार्ड की ओर चलते हुए एक दूसरे से नमस्ते नमस्ते करते रहे। डॉक्टर लियू ने उसकी जांच की और कोई समस्या नहीं पाए। उसके बाद रणवीर अपनी मां के लिए डिस्चार्ज प्रक्रियाएं पूरी करने चले गए। फिर वे दोनों टैक्सी लेकर घर लौट आए। रणवीर ने दरवाज़ा खोला तो वह फिर से उलझन में बाहर निकला और घर का नंबर देखा। हे भगवान, क्या यह मेरा घर है? रणवीर ने अपनी मां को अंदर लाने से पहले बार बार इसकी पुष्टि की। कोमल भी उलझन में थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि रणवीर ने घर को इतनी सफाई से साफ किया होगा। तुम वापस आ गए, क्या घर साफ सुथरा है? जब श्वेता ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो वह जल्दी से रसोई से बाहर निकली। पता चला कि श्वेता जल्दी आ गया था और रणवीर के लिए नाश्ता तैयार करने की योजना बना रहा था। क्या तुम शादीशुदा हो, रणवीर? कोमल हैरान थी और जल्दी से श्वेता की ओर चली गई। उसके सामने आने के बाद उसने श्वेता का हाथ थामा और उसे ध्यान से देखा। श्वेता ने जब ये स्थिति देखी तो वह दंग रह गई। माँ, नहीं, ये वह नानी है जिसे मैंने काम पर रखा है, जो भविष्य में तुम्हारे जीवन की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होगी। रणवीर इतना परेशान था कि वह रोना चाहता था, लेकिन उसके पास आंसू नहीं बचे थे और उसने जल्दी से समझाया। क्या हो रहा है? नैनी को क्यों रखा? ये बहुत महंगा है। कोमल ने रणवीर को तिरस्कारपूर्वक देखा। यह आपकी आंटी है न? कृपया बैठ जाए। मेरा नाम श्वेता है, आप मुझे बस श्वेता कह सकते हैं। मैं भविष्य में आपकी अच्छी देखभाल करूंगी। श्वेता ने कोमल को बैठने में मदद की और धीरे से बोली। ठीक है माँ, अब आपका बेटा अलग है। अब मैं बड़ा बॉस हूँ। जब कुछ दिनों में तुम बेहतर महसूस करोगी तो मैं तुम्हें अपनी दुकान पर ले जाऊंगा। रणवीर ने गर्व से कहा। ये वही दुकान है जो तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए खोली थी, है न? तुम बॉस हो, कोमल ने मुस्कुराते हुए कहा। जब रणवीर ने अपनी मां को फिर से अपने पिता का जिक्र करते सुना तो वह उदास हो गया और उसके दिल में दुख हुआ। उसे नहीं पता था कि क्या करना है। देखो, मैं सही था। तुम सब चुप हो। कोमल ने देखा कि रणवीर ने बात करना बंद कर दिया और सोचा कि वह सही थी, इसलिए उसने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। हाँ माँ, तुम तो बस मेरी आलोचना करना जानती हो। रणवीर के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तभी रणवीर का फ़ोन बजा। रणवीर ने देखा कि यह लीना का फ़ोन था, इसलिए उसने जल्दी से फ़ोन उठाया। लीना, क्या तुम्हारा काम हो गया है? व्यस्त हो? मैं किस काम में व्यस्त हूँ? तुमने मुझे कल क्यों नहीं बुलाया? लीना ने मुंह खोलते ही कहा। वह वास्तव में खुद को रोक नहीं पाए, इसलिए उसने रणवीर को फ़ोन किया। मुझे लगा कि तुम व्यस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें फिर से फ़ोन नहीं किया, रणवीर ने उलझन में समझाया। क्या तुम मुझे खाना नहीं खिलाना चाहती? जेंटिंग रेस्टोरेंट, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। लीना ने ये कहकर फ़ोन रख दिया। रणवीर के चेहरे पर उलझन भरी नज़र रह गई, जबकि लीना ने कल डिलीट की गई तस्वीरों को पहले ही बैकअप करके रिस्टोर कर लिया था।
उसने बाद में रणवीर से सवाल करने का फैसला किया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसके चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान अचानक गायब हो गई। लीना को नहीं पता था कि उसके साथ क्या गलत था। वह पहले कभी ऐसा नहीं था। उसे रणवीर की इतनी परवाह क्यों थी? थोड़ी देर सोचने के बाद लीना को अब इसकी परवाह नहीं थी। वह इसका पता नहीं लगा सकी। इसे भूल जाओ, चलो एक एक कदम उठाते हैं। लीना ने अपने दिल की बात मानने और कोशिश करने का फैसला किया। रणवीर ने अपनी माँ को नमस्ते कहा और बाहर चला गया। नीचे जाने के बाद वह अपनी मोटरसाइकिल चलाने वाला था जब उसे अचानक याद आया कि उसकी मोटरसाइकिल खो गई है। ओह, ये बहुत असुविधाजनक है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिनों में एक और खरीदना पड़ेगा। रणवीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये सही नहीं है, अब मेरी स्थिति अलग है। मुझे कार खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। रणवीर ने फिर और भी गर्व से सोचा। रणवीर के पास जैंटिंग रेस्तरां तक टैक्सी लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, इस बार उसके साथ गर्मजोशी से पेश आया गया। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक बात ये थी कि लीना अभी तक नहीं आई थी। रणवीर के पास बोरियत में इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन इस बार अच्छी बात यह थी कि लीना 20 मिनट से भी कम समय में आ गई और उसने हल्का मेकअप भी किया था। लीना बेहद खूबसूरत थी और थोड़े से मेकअप के साथ वह स्वर्ग से आई परी जैसी लग रही थी। लीना को देखकर रणवीर भी दंग रह गया। लीना बैठ गया और रणवीर को देखने लगा। तुम किस बारे में सोच रहे हो? नहीं नहीं, तुम आज वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। रणवीर को होश आया और उसने मुग्ध होकर कहा, हा हा हा, क्या वह सुंदर है? जिया की तुलना में कैसा रहेगा? लीना ने दुखी होकर कहा, जिया की तुलना में? उनमें से प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। रणवीर ने अपने सच्चे विचार व्यक्त किए। प्रत्येक की अपनी खूबियां हैं। ऐसा लगता है कि जिया आपके दिल में बहुत ऊंचा स्थान रखती है। मेरे सामने भी आप ये कहने से हिचकिचाते हैं कि मैं उससे ज्यादा सुंदर हूं, है न? लीना ने और भी ठंडे स्वर में कहा, यह। रणवीर एक पल के लिए अवाक रह गया। ठीक है, मेरे पास आपसे बहस करने का समय नहीं है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? अच्छा, मैं कुछ और स्टोर खोलना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आपके पास कोई अच्छा विचार है? रणवीर ने सीधे मुद्दे पर कहा, एक दुकान खोलो। रणवीर ने पुष्टि में सिर हिलाया। ठीक है, मेरे पास स्टोर खोलने के बारे में कुछ विचार हैं, लेकिन क्या आप मुझे पहले ये समझा सकते हैं कि यह क्या है? लीना ने फिर अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, फोटो को देखा और रणवीर से कहा, यह। रणवीर ने अपने सामने लगी तस्वीर को देखा। हवा में अस्पष्ट माहौल फैल गया। तस्वीर में उसे जिया के कान में फुसफुसाते हुए दिखाया गया था। हालांकि शूटिंग एंगल की वजह से ऐसा लग रहा था कि वह जिया को चूमने वाला था। क्या इस एंगल में कुछ गड़बड़ है? मैं उससे बात कर रहा हूँ, रणवीर ने बेचैनी से समझाया। ठीक है, भले ही हम बात कर रहे हो, मुझे समझाओ कि तुम साथ में डिनर क्यों कर रहे हो? मैंने देखा कि तुमने अपने आसपास बहुत सारे बैग खरीदे हैं। क्या तुम पैसे मिलते ही दूसरों के साथ बाहर जाकर पैसे खर्च करने के लिए इतने उत्सुक हो? लीना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, यह ठीक नहीं है। इसका तुमसे क्या लेना देना है? रणवीर ने अचानक प्रतिक्रिया दी और बोला, इसका मुझसे क्या लेना देना है? यह। लीना एक पल के लिए अवाक रह गया। क्या तुम अब लोगों को ये बता रहे हो कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? इसलिए तुम्हें अपने व्यवहार के बारे में सावधान रहना होगा और मुझ पर कोई नकारात्मक प्रभाव डालने से बचना होगा। लीना ने इस बारे में बहुत सोचा और फिर आखिरकार इस विचार पर पहुंची। ओह, तो ऐसा ही हुआ। दरअसल मैं बस कुछ कपड़े खरीदना चाहती थी, लेकिन मैं खुद नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं जिया को अपने साथ ले गई। इसमें कुछ खास नहीं है। रणवीर को समझाना पड़ा। तो तुम मुझे जाने के लिए कह सकती हो। लीना चिंतित हो गई और चिल्लाई। फिर उसे एहसास हुआ कि वह अपना संयम खो चुकी है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बस चाहती हूँ कि तुम ज्यादा सावधान रहो। लीना ने जल्दी से समझाने की कोशिश की। ठीक है, मैं ध्यान दूंगी। आखिरकार मैंने तुम्हें चूमा, मैं जिम्मेदार बनूंगा, रणवीर ने एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लीना ने लाल चेहरे के साथ रणवीर को घूरा। हा, मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगा। तुम्हारा क्या विचार है? मुझे किस तरह की दुकान खोलनी चाहिए? ये देखकर रणवीर को विषय बदलना पड़ा। हाँ, मुझे लगता है कि हाल ही में फल उद्योग बढ़ रहा है और मैं एक फल की दुकान या कुछ और में निवेश करने की योजना बना रहा हूँ। लीना ने अपनी शर्म को छिपाने के लिए चाय की एक चुस्की ली और धीरे से कहा, फल उद्योग, यह अच्छा लगता है, लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं है। अनुभव? तुम अपनी खुद की दुकान खोलना चाहते हो? हाँ, बेशक मैं अपना खुद का व्यवसाय खोलूंगा। मुझे मालिक होना चाहिए। रणवीर ने अपने अंदरूनी विचार व्यक्त किए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अहंकारी होगे। तुम बॉस नहीं बन सकते। लीना ने स्पष्ट रूप से गलत समझा। लेकिन अगर तुम बॉस बनना चाहते हो तो तुम्हें अनुभव की आवश्यकता नहीं है। तुम कुछ अनुभवी लोगों को क्यों नहीं रखते? तो ये बात है।
ये सच है, लेकिन एक बड़ा फल स्टोर खोलने में कितना खर्च आता है? रणवीर ने पूछना जारी रखा। कितना? जमीन, सजावट, खरीद और श्रम सहित इसमें कम से कम 1 मिलियन खर्च होंगे। लीना ने जारी रखा। 1 मिलियन? इतना? रणवीर ने चौंक कर अपना मुंह खोला। क्या 1 मिलियन बहुत है? मैं अभी भी न्यूनतम अनुमान लगा रहा हूँ। लीना ने उलझन में रणवीर को देखा। मेरे पास भी 1 मिलियन नहीं है। रणवीर ने उदास होकर कहा। क्या तुम लोन ले सकते हो? तुम अब एक कॉस्मेटिक स्टोर के मालिक हो और समय आने पर मैं तुम्हें इसकी गारंटी दूंगा। 10 लाख का लोन कोई समस्या नहीं होगी। लीना ने कुछ देर सोचने के बाद कहा। इस बारे में लीना ने फिर से अपनी सीमा लांघी। वह पहले कभी दूसरों को गारंटी देने जैसा काम नहीं करती। आखिरकार व्यापार तो व्यापार है और आप किसी व्यक्ति के चेहरे को ही जान सकते हैं, उसके दिल को नहीं। वह कभी जोखिम नहीं लेती, लेकिन अब उसने वास्तव में रणवीर को गारंटी देने की पहल की। क्या ऐसा है? तो अगर मुझे 10 लाख का लोन चाहिए तो मुझे क्या तैयारी करनी होगी? रणवीर ने पूछना जारी रखा। आपको कुछ भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना आईडी कार्ड और अपने कॉस्मेटिक स्टोर का व्यवसाय लाइसेंस लेकर आएं और फिर मैं आपके साथ वहां चलूंगा। ये ठीक होना चाहिए। हालांकि मैं आपको 2 मिलियन का लोन लेने की सलाह देता हूं। आखिरकार अगर आपके पास उस समय पैसे नहीं होंगे तो ऐसा करना मुश्किल होगा। लीना ने कुछ देर सोचा और जारी रखा।